नमस्कार। पिछले 2 एपिसोड में मैंने आपको रुतबे का रौब कथा के कुछ अंश सुनाए आपने। आज मैं उसका अंतिम भाग बता रही हूँ और बताइएगा ये आपको ये कथा कैसी लगी। ये मेरी स्वरचित रचना है और बहुत प्रशंसित रही है लोगों के बीच में। आपको कैसी लगती है मेरे स्वर में, ये बताइएगा। तो मैंने बताया था उस दिन कि किस प्रकार से जो विमल जी थी और जो मिस्टर प्रशासनिक अधिकारी भट्ट जी हैं, जो एक दंपत्ति हैं, और उनके मध्य में कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ा सा कहासुनी हुई। तो जो हिंदी, अंग्रेजी और कुमाऊनी में धारा प्रवाह चलती रही। तो अगर हम किसी से नाराज होते हैं, दुखी होते हैं, और वो जो जिससे होते हैं वो सामने खड़ा हो और वो उसका मुस्कुराता रहे और कोई जवाब प्रत्युत्तर ना दे या शांत रहे, तो जो गुस्सा करने वाला है उसको उसका गुस्सा और तीव्र हो जाता है। ऐसा अक्सर होता है। ये हमारी वो है, साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है इंसान का। तो इसी को आगे मैं बता रही हूँ आपको। विवाह बाद के जीवन में हर क्षण पति के अनुसार चली और आगे भी विमल जी ने अभी तक और कल के एक तरफा संभाषण के बाद भी अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के आधार पर ही अगला दिन प्रारंभ किया। पति की सारी तय मीटिंग और अन्य कार्यों के अनुसार उनका बैग, वस्त्र निर्धारित स्थान पर रखवाए। हालांकि इसके लिए उनको सेवक मिलता है, किंतु ये कार्य वो अपने पति का स्वयं करती आई हमेशा। वैसे इन सब कामों के लिए भी उनको सरकारी सहायक उपलब्ध था, परंतु सदा से इनमें भी विमल जी की सहभागिता उनके पति को पसंद थी। अतः वह आज भी उसी प्रकार अपने कार्य को अंजाम देते हुए अपनी पसंद का गीत भी गुनगुनाती जा रही थी। और मानो कल रात में कुछ घटा ही ना हो। यही बात श्रीमान भट्ट जी को चुभ रही थी कि इस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ, मेरी डांट या मेरे संभाषण का। मानव विशेषकर पुरुष अपनी अवहेलना या दूसरे को क्रोध न दिला सकने की अपनी असमर्थता को सहन नहीं कर पाता है। कभी मुखर और कभी मौन रहकर तिलमिलाता अवश्य है। यही हाल इस समय श्री भट्ट जी का था। और अंदर जो भी खौल रहा हो, जो भी उबल रहा हो मन के अंदर, सेवक सेविकाओं से भरे विशाल बंगले में कोई खुलकर अपनी बात नहीं कह पा रहा था। अतः निर्धारित समय पर सारे निर्णय के क्रियाकलाप किए गए। भट्ट जी को कार तक छोड़ने भी विमल जी आई प्रतिदिन की तरह और फिर स्वयं के कार्यों में लग गईं। इस प्रकार दिन, महीने और 2 वर्ष बीत गए। उनका छोटा बेटा विदेश की किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने चला गया। बड़े बेटे का अंतिम साल था इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में। सब ओर से सफलता के पल छिन बड़े जश्न के पैगाम ला रहे थे। चारों ओर से बधाइयों के शुभ संदेश भी आ रहे थे, परंतु दोनों पति पत्नी के मध्य वह सब समरसता और अपनापन न था जो होना चाहिए। इसका एक लाभ यह भी था कि अब श्री भट्ट जी अपनी पत्नी से दूर दूर रहने के नहीं, पास रहने के क्षण खोजने लगे थे। उनको लगा कि इसके पास ही जाना, मैं इतना इसको समय नहीं दे पाता हूँ, मुझे देना चाहिए। इसी बीच कई बार श्री भट्ट जी ने कभी कुछ कहना चाहा और विमल जी भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने का मन बनाती, किंतु दोनों का अंदर जो होता है ना, चलता है, जो मौन में मुखर होता है, बीच में आकर मौन की मोहर लगा जाता। अनेक खुशियों के पल इस निगोड़े के कारण औपचारिक होकर रह गए। अब भट्ट जी के सेवानिवृत्त होने के मात्र 11 महीने शेष थे। दोनों बेटों का भविष्य सुनहरा था और बड़ा बेटा तो मास्टर्स करने के बाद असम के किसी दूरभाष क्षेत्र में कार्यरत था। छोटा अपने प्रिय विषय भौतिक शास्त्र में शोध कार्य हेतु विदेश में ही था। पत्नी विमल अपने सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में झंडे गाड़ रही थी और अब लोगों में वह आईएएस भट्ट जी की पत्नी के साथ ही साथ विमल जी के नाम से भी जानी जाती थी। एक बार एक
पैगाम जो निसंदेह विमल जी की कल्पना के परे था आया कि श्रीमती विमल भट्ट को सामाजिक वानिकी के क्षेत्र में महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों पुरस्कार की घोषणा की गई, जो आगामी माह को सायंकाल 5 बजे विज्ञान भवन में होना तय था। पुरस्कार की घोषणा पर जब सभी भट्ट जी को बधाई के फोन करने लगे और कार्यालय पहुंचने पर सभी मैडम के कशीदे गाने लगे, तो श्रीमान भट्ट जी ने प्रत्यक्ष तौर पर मुस्कुराकर और धन्यवाद कहा, थैंक यू कहकर पीछा छुड़ाया और फिर घर फोन लगाया विमल जी को मुबारकबाद देने के लिए, परंतु वह तो अपने पूर्व निर्धारित कार्य और कार्य क्षेत्र पर जा चुकी थी। इधर घर पर चाटुकार और औपचारिकता निभाने वाले फूलों के गुलदस्ते लेकर पहुंचने लगे। इसी बीच भट्ट जी ने अपने दोनों पुत्रों को भी फोन से इस पुरस्कार की सूचना दी। यह सेल फोन की क्रांति से पहले का समय था, इसलिए घर के फोन निरंतर बजते रहे, पर विमल जी तो नित्य शाम 5 बजे तक ही घर आ पाती थी अपने रोज के निर्धारित कार्यक्रम को करने के बाद। रात तक दोनों बेटों विमल जी के और भट्ट जी के नाते रिश्तेदारों के भी फोन आने लगे, जो माँ और भाई विमल जी को सुख रोग की मारी कहते थे, वह भी प्रशंसा करने लगे। हालांकि उनके मन की दुविधा और अंतर्द्वंद के समय जब विमल जी के मन में उथल पुथल होती थी, कोई भी उनके भाव को समझने में असमर्थ था। उस समय कोई उनका साथी नहीं था। आज सभी उनके परिश्रम और दृढ़ संकल्प की प्रशंसा कर रहे थे। समय समय की बात है, कभी लोग उन्हें एक आईएएस की धर्मपत्नी मात्र मानते थे और जानते थे। आज वह राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली एक कर्मठ महिला और स्त्री के रूप में स्तुत्य थी। आज श्री हरिवल्लभ भट्ट आईएएस का विदाई समारोह था। उनके दोनों बेटे विमल जी उस कार्यक्रम के केंद्र बिंदु थे। जब श्रीमान भट्ट जी का जीवन परिचय दिया गया तो उसमें उनकी जुझारू और कर्मठ पत्नी को ही उनकी उपलब्धियों का श्रेय दिया गया जा रहा था। सुनकर भट्ट जी के कान खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मैंने इतनी ईमानदारी से, इतनी मेहनत से कम अवकाश लेकर अपना कार्य पूरा किया और प्रशंसा हो रही है मेरी पत्नी की। इसके विपरीत यदि किसी पति को पत्नी की सफलता का श्रेय दिया जाता है तो पत्नी इसे सहर्ष विनम्रता से स्वीकार करती है और गौरवान्वित अनुभव होती है। परंतु भट्ट जी इस समय मन महसूस कर रह गए थे, तो मात्र पुरुष और एक पति ही ना। रुतबे के रौब का ऐशो आराम को परे करके, रुतबे का जो रौब था उनका, उस ऐशो आराम को परे करके विमल जी ने यह मुकाम स्वयं पाया था, परिश्रम करके, कई सालों के परिश्रम के बाद। अब इस समाज में उनकी भागीदारी एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता की थी, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति नहीं हो रही थी। उनके पति की तो आज सेवानिवृत्ति हो रही थी। उनका पुरस्कार किसी और का नहीं वरन उनके स्वयं के परिश्रम का फल था। उन्होंने अपने पति की किसी भी तरह के सेवाओं को परे करके, ये मेहनत करके ये पुरस्कार हासिल किया था, प्राप्त किया था। इसका सबसे ज़्यादा सुख जो अनुभव कर रही थी वो विमल ही जानती थी। हम उसको केवल शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। तो बताइएगा आपको मेरी ये नारी की एक प्रयास की जो कथा है कैसी लगी। आगे मैं आपको अपने स्वर में मैं अपनी बहुत सी रचनाएं आपको बताऊंगी। बताइएगा कि आपको कैसी लगी। मुझे ये कार्यक्रम अपना करते रहना चाहिए या नहीं, ये भी मुझे बताइएगा। नमस्कार, सबका भला हो। कल को दूसरी कहानी।